सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है प्रोफेसर अपूर्णानंद। नमस्कार मुकेश जी। तो ये सारा राय का जो कहानी संग्रह है नबीला, मैं चाहता हूँ इसकी गढ़न पर पहले बात की जाए। ये अलग तरह की कहानियां लगी, उस तरह की कहानियां नहीं है जिनका एक खास तरह से शुरुआत होती है फिर उनका अंत होता है। ये ऐसा लगता है कि घटनाएं हैं जिनका ब्यौरा आपके सामने रख दिया गया है बड़े ही दिलचस्प अंदाज में। आपका क्या कहना है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यह कहानियाँ हम कहानी जिस तरह पढ़ते आए हैं पिछले 20-30 साल में, जिनमें विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है और वह विषय भी जिसे हम प्रासंगिक कह सकें, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रासंगिक कह सकें, वह विषय बहुत हावी रहता है और भाषा कहीं पीछे छिप जाती है उसके। यह भी आप कह सकते हैं कि यह एक सामान्य टिप्पणी नहीं होनी चाहिए सब पर, लेकिन भाषा को लेकर उतनी सावधानी नहीं दिखलाई पड़ती है। तो भाषा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ लगने लगती है। लेकिन आप सारा राय का यह संग्रह जो पढ़ते हैं, नबीला और अन्य कहानियाँ, जो उनका चौथी रचना है उनकी, 2 कहानी संग्रह, 1 उपन्यास और उसके बाद यह कहानी संग्रह है। तो इससे पहले कहानी संग्रह की याद आ जाती है, जिसमें भाषा बहुत महत्वपूर्ण है और कहानीकार आपको एक प्रकार से प्रेरित करता है, या आप यह भी कह सकते हैं कि वह बाध्य कर देता है कि आप भाषा को देखें, क्योंकि अमूमन हम भाषा को लांघ कर विषय पर चले जाते हैं और अर्थ पे चले जाते हैं कि इससे क्या मिल रहा है। लेकिन यहाँ सारा राय आपको भाषा पर रोक देती है कि आप इस भाषा को देखिए, भाषा भी महत्वपूर्ण है। भाषा आखिरकार मनुष्य की बनाई हुई चीज़ है और उसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और उसे नज़रअंदाज करना भी एक बहुत ही कीमती चीज़ को नष्ट कर देना है। तो सबसे पहली खासियत सारा राय के कहानियों की यह है, और इस संग्रह में भी मुझे बहुत खुशी हुई कि यह खासियत बनी हुई है, बल्कि और परिष्कृत हुई है। जी, तो एक तो आपने भाषा का ज़िक्र किया, दूसरा मुझे लगता है कि जो ऑब्जर्वेशन की क्षमता है लेखिका में, मतलब इतनी बारीक बारीक नज़र है, जो छोटे-छोटे परिवर्तन हमारे परिवेश में हो रहे हैं, प्रकृति में हो रहे हैं, मानव जीवन में हो रहे हैं, आसपास के माहौल में हो रहे हैं, उनको इतनी बारीकी से पकड़ना और प्रस्तुत करना, ये एक बहुत बड़ी खूबी मैं समझता हूँ इस कहानी संग्रह की है। आप पहले ही कहानी देख लीजिए, आताकामा। अब कोई चाहे तो उसे प्रतीकात्मक कहानी भी कह सकता है, लेकिन आप जिसे देखने का धीरज कहते हैं, और यह बहुत ज़रूरी है, खासकर उपन्यासकार और कहानीकार में, कथाकार में, हर किसी में ज़रूरी है कि उसको देखने का धीरज हो और वो टिक सके किसी एक दृश्य पर, और जब वो टिक सके तो वो फिर पूरा दृश्य भी बना सकता है। तो इसमें जो एक सफ़ेद दीवार पर एक चिऊँटे के चढ़ने का और फिसलने का को देखना है, और उसमें पूरी तरह से, जिसे आप कहते हैं, इन्वॉल्व हो जाना है, और उसके चलते आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है, ये सारी चीज़ें। तो और ये दूसरी कहानियों में भी है, जिसको आप दूसरा जो कहानी का नाम है, सिलसिला, और मागुर और तितली पकड़ना। मागुर एक छोटी सी कहानी है मागुर मछली की। तो जी। उसमें मागुर मछली का पकड़ा जाना, उसका उछलना, तो एक-एक बारीक ब्यौरा, या सिलसिला कहानी जिसमें एक बाघ है और एक बागबान है, और तो सिर्फ कहानीकार की दृष्टि ये नहीं है कि वह ये बतला दे कि उस बागबान की ज़िंदगी क्या है, बल्कि वह जिस परिवेश में रह रहा है, जहाँ है, उसको वो बहुत ध्यान से देखती हैं। तो ये जो गौर से देखना है और धीरज से देखना है, जिसको आपने कहा कि बारीक ब्यौरे वे पकड़ती हैं। आखिरकार हमारी ज़िंदगी ब्यौरों का एक सिलसिला है, और अगर आप उन ब्यौरों पर ध्यान नहीं देते हैं और फिसलते चले जाते हैं और सामान्यीकरण कर देते हैं, तो इसका मतलब आप ज़िंदगी की उपेक्षा कर रहे हैं।
मुझे इस दृष्टि से ये कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं कि ये जीवन को बहुत गौर से और बहुत दिलचस्पी के साथ देखती हैं। जी, इसमें जो पात्र उन्होंने गढ़े हैं, बहुत सारी कहानियों में कोई पात्र विशेष नहीं है। डायरी है तो वो कबूतरों का एक पूरा जो सिलसिला है हैमलेट उनके का बारे में है। हैमलेट का जी, लेकिन कई जगह पर जैसे कम बोलने वाले भाई, उसके जो पात्र हैं, किरदार हैं, मुख्य किरदार हैं, वो अपने एक विशिष्ट, और मैं ये कहूँगा कि एक समुदाय विशेष के पात्र नहीं है, बल्कि दूसरे समुदायों की जो स्टडी है, वो भी बड़ी दिलचस्प है। चाहे वो नबीला वाली कहानी हो या बनारस वाली नूर मंजिल हो, इस तरह की जो चीज़ें उन्होंने उठाई हैं, वहाँ भी वो उतने ही अधिकार के साथ उनका विवरण सामने रखती हैं। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन और आपसे सहमत हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस संग्रह की कहानियों को अगर आप पढ़ेंगे और अगर आप पात्रों के नामों को देखेंगे, तो आपका ध्यान बरबस इस बात पर जाएगा, और मुझे आश्चर्य भी हुआ कि क्यों हमारा ध्यान जा रहा है, लेकिन यह शायद हमारे पूरे समय की विडंबना भी है कि इसमें जितने नाम मुसलमानों के हैं, वो आपको किसी एक हिंदी कहानी संग्रह में नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर जैसा खुद आपने कहा कि ये मुसलमानों की ज़िंदगियाँ हैं, या आप उनका नाम देख के पहचानते हैं, लेकिन वे सारे मुसलमान आम इंसानों की तरह अलग-अलग परिवेश में दिखलाई पड़ते हैं। जैसे कम बोलने वाले भाई, बड़ा बोलने वाले भाई, वे भी मुसलमान हैं, है ना? लेकिन जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमनाइज़ करना, क्योंकि मुसलमानों को बदनसीबी से पिछले 40 साल से हम सिर्फ एक राजनीतिक वस्तु के रूप में चित्रित करते आए हैं और देखते आए हैं। तो हम इंसानों की तरह कि उनके चरित्र में भी वे भी अजीबो-गरीब हो सकते हैं, हमारी तरह, आपकी तरह। ऐसा देखने की आदत हमारी नहीं रह गई है। तो मुझे सारा राय कि मैं इसको युक्ति नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने जो किया है इस कहानी संग्रह में, वह उसको नोट किया जाना चाहिए कि यह हिंदी के किसी कहानीकार ने नहीं किया, और इतनी स्वाभाविकता के साथ नहीं किया। वो चाहे आखिरी कहानी जो आती है उनकी, मुजरिम फरार के पहले की जो कहानी है हमाम दस्ता, जो शब्द भी हैं इस कहानी संग्रह की, जो भाषा भी है, तो एक तो पात्र मुसलमान है, लेकिन यह भाषा वह है जो कभी आम हुआ करती थी। जैसे इसमें मैंने कलाबत्तू शब्द देखा, ज़माने बाद आपको कलाबत्तू शब्द दिखलाई पड़ा होगा हिंदी में। हमाम दस्ता भी ज़माने बाद दिखलाई पड़ा होगा। तो यह आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पात्र हों, परिस्थितियाँ हों, ज़िंदगी हों, और यह एक संवेदनशील दृष्टि है जो उन पात्रों को उनकी मानवीय परिस्थितियों में देखती है, पकड़ती है। जी, और बल्कि मैं कहूँगा कि जो बाहरी चीज़ें हैं, उसके साथ-साथ पात्रों के अंदर उतरना, उनकी मनोवैज्ञानिक पड़ताल भी करना, उसमें भी इसमें लेखिका की विशेषज्ञता दिखती है। हाँ, अब जैसे यही कहानी है सिलसिला, जो दरअसल उस बागबान की कहानी है, जो मुसलमान ही है, जो एक बहुत पुराने बाग की देखभाल कर रहा है, और एक बहुत पुरानी इमारत है बादशाहों की। अब इसमें यह हिस्सा देखिए, खिज़ां आती तो दरख्तों के पत्ते बारी-बारी से झड़ते थे। पेड़ों के नीचे पत्तों का अंबार लग जाता। वह झाड़ू से उन्हें बटोरता था। पिछले साल की पत्तियों को वह एक बड़ा-सा गड्ढा खोदकर उनमें डाल देता। पत्तियाँ खाद बन जाती। चीज़ों के एक हाल से दूसरे में बदल जाने पर वह गौर करता। एक साधारण बागवान है, वो कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है। चीज़ों के एक हाल से दूसरे में बदल जाने पर वह गौर करता और उसे सादगी से कबूल करता। साल दर साल गड्ढे में पत्तियों के गड़ने से उसमें कई तहें बन गई थीं। खाद निकालने के लिए जब वो उन तहों को खोदता तो उसे लगता, इस तरह खोदते-खोदते वह सैकड़ों साल पहले की मिट्टी में पहुंच जाएगा। इस ख्याल से वह अपने आप को लगातार होते हुए एक भारी सिलसिले से जुड़ा हुआ महसूस करता। उसके अंदर से एक गहरी शुक्रगुजारी की सांस उभरती
कि इस बराबर होते हुए सिलसिले का, इस गढ़ने और नई जिंदगी के फूटने का वह भी एक हिस्सा है, कि चीजों के पैदा होने और मरने के सिलसिले में उसका भी एक हाथ है। इस तरह के अंश इस संग्रह में बहुत हैं। जैसे इसी जी कहानी में आखिर में देखें, असल में वह दूसरी दुनिया तो है ही नहीं, इंसान बेवकूफ है, अहमक। असल चीज तो ये मिट्टी है बागवान, मिट्टी ही हमारी असलियत है, मेरी तुम्हारी इस दुनिया की, हर चीज की। हम इस जमीन पर पैदा होते हैं और इसी के नीचे चले जाते हैं। तो बहुत सादा बिल्कुल जुबान है। लेकिन आप जिसको मनोवैज्ञानिक गहराई कह रहे थे, क्योंकि ये साधारण लोग हैं, अ, लेकिन साधारण लोगों के भी दिल होते हैं, वे भी सोचते हैं। और हम जब उन्हें सोचने वाले, महसूस करने वाले प्राणियों के रूप में देखें, जैसा इस संग्रह में है, कि इसके सारे पात्र बहुत गहराई से किसी चीज को, जिंदगी को, अपने परिवेश को महसूस करते हैं, जी और कहानीकार जैसे उनके साथ साथ चलती है। जी। जी। तो इसमें क्या देखिए, कुछ चीज़ें तो मुझे लगी कि कुछ कहानियाँ को कहानियाँ किस तरह से माने, ये सवाल भी उठता है। एक 2-4 कहानियाँ ऐसी भी हैं जो जिन्हें हम संस्मरणों के दायरे में रख सकते हैं, या एक अनुभव से गुज़रने का एक खाँचे में डाल सकते हैं। क्या उनको आप किस आधार पर कहानियाँ कहेंगे, ये प्रश्न उठ सकता है। 2-3 कहानियाँ मुझे ऐसी लगी। अ, देखिए, कहानी की एक परिभाषा को लेकर तो बहुत बहस हुई है, और इस बहस के चलते बहुत सारे लोग मुक्तिबोध की कहानियों को कहानी नहीं मानते हैं। आपको याद होगा कि नई कविता के दौर में, नई कहानी के दौर में, मुक्तिबोध हों या श्रीकांत वर्मा हों या रघुवीर सहाय हों या कुंवर नारायण हों, वे कहानियाँ लिख रहे थे, और उनकी कहानियाँ भीष्म साहनी, अमरकांत, निर्मल वर्मा की कहानियों से कतई अलग थी। तो वे भाव स्थितियों की कहानियां थी, किसी एक संवेदना की कहानी थी। मुक्तिबोध भी इसी तरह किसी एक संवेदना की कहानी कहते हैं, किसी भाव स्थिति की कहानी कहते हैं। और सारा राय की कहानियों में भी मुझे यही चीज दिखलाई पड़ती है। तो कहानियों की वह परिभाषा जिसमें पात्र हों, घटनाएं हों, एक 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 किसी जगह पर पहुंच जाने का आपको संतोष हो, कोई एक चीज निकल कर मुकम्मल चली आए, यह संतोष ये कहानियां नहीं देती हैं। और मैं इसलिए इनको उस श्रेणी में रखना चाहता हूं कि आप एक भाव स्थिति की कहानी भी देखते हैं, एक संवेदना की कहानी भी देखते हैं। परिभाषा को तो लेकर हम लोग बहस कर सकते हैं, है या नहीं। बिल्कुल। तो ये मैं अपने दर्शकों से ये कह सकता हूँ कि इन कहानियों को एक अलग पढ़ने का, एक अलग तरह का अभ्यास भी होना चाहिए। आप तय ढाँचे के तहत अगर इन्हें पढ़ेंगे तो शायद आपको लगेगा नहीं, लेकिन ये जिस तरह की भाषा में लिखी गई हैं और जिस तरह के ब्यौरे के साथ वो अपने आप में उस क्षण की, उस वक़्त की अपनी एक कहानी है, जो अपने अंदाज़ में कही गई है। आपको उसको समझना पड़ेगा। अपूर्वानंद जी, कुछ और जोड़ना चाहेंगे आप इसमें? हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। हमें दरअसल भाषा के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए, और जैसा आपने कहा कि हमें उसका अभ्यास, हड़बड़ी नहीं, काम चलाऊपन नहीं, और अ, भाषा को अनदेखा करके अर्थ तक पहुंचने की जल्दी नहीं। यह कहानी आप उसका अभ्यास करने में आपकी मदद करेंगी। और दूसरे, यह बात अवान्तर हो सकती है, लेकिन यह उस हिंदी की याद भी दिलाती हैं जो हमारे बीच थी, यानी जिसमें उर्दू के अल्फाज अक्सरियत से आते हैं, बहुत सहजता से आते हैं। तो उस हिंदी की याद भी इसमें है जो बदनसीबी से खो गई है, जी। जिसको हम लोग याद नहीं करते हैं। तो इसलिए भी सारा राय का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी, मैं छोटा-सा अंश इसके अंत में पढ़ना चाहता हूँ। जी। ये अक्स कहानियों से लिया गया है। फ्रांचेस्का हम्म, ओरसीनी के लिए लिखी गई है जो ये कहानी, जी। उसमें एक छोटा-सा अंश है। और चमेली की इससे जानलेवा पहले कि खुशबू आप से पढ़ें, बोझिल वो बनारस की एक हवा। जी, एक सेकंड, इसके जी, पहले कि आप पढ़ें, आप ये जरूर बतला दें कि जैसे अक्स कहानी है, तो यह कहानी एक वाक्य है पूरा का पूरा। जी, बिल्कुल, यानी कहानी, पूरी कहानी ही 3 पृष्ठों की है, लेकिन वाक्य एक है। तो बिल्कुल।
और उसमें से ये भी बीच में से एक वाक्य को तोड़ते हुए मैं ये अंश अपने दर्शकों को सुनाना चाहता जी, हूँ। जी, जी, और चमेली की जानलेवा खुशबू से बोझिल वो बनारस की हवा, वही चमेली जिसमें बसी हजारों गौरैया चहचहाती हुई उड़ती हैं तो आसमान थरथरा उठता है। उसकी चिंदियां चिड़ियों के साथ जरूर उड़ जाएंगी। वही चमेली जो कि नूर मंजिल के काही चेहरे पर झाई सी 2.5 सदियों से छाई हुई है, और नूर मंजिल का बुलंद दरवाजा जो मेरे इंतजार में सदा खुला रहता है। मैं दुनिया के जिस कोने में भी रहूं, सब रास्ते मुझे नूर मंजिल ले जाते हैं, और मैं जहां भी पहुंचती हूँ नूर मंजिल मुझको वहां मिलती है। जैसे कि पलासो बुतेरा के खाली कमरों के अंदर बड़ा कमरा बंद है, और सहंची और जर्द कमरा और इमाम बाड़ा भी, और इमाम बाड़े की छत से झूलते वे पेचीदा झाड़ फानूस जो रंगीन बत्तियों की कई कई झालरों को एक वक्त उजागर कर देते हैं। तो आप मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि आपने मेरे अंदर वो लोभ जगा दिया है, कि मैं सिर्फ 4 जी पंक्तियां आपको और सुना दूं। जी और ये दूसरा कहानी से है। जी दूसरा कहानी जिसमें चंद्रू गुजर रहा है और अचानक उसे एक उल्लू दिखलाई पड़ता है, जो बिल्कुल मांझे में फंसकर अटक गया है और उड़ नहीं पा रहा है, और चंदू उसके करीब से गुजरता है। चंद्रू की आंखें पल भर को उल्लू की आंखों से मिली, और उसे लगा कि उनके बीच कुछ गुजरा है, कोई पहचान या हमदर्दी, जो धरती पर रहने वाली 2 नस्लों के बीच ही हो सकती है। और कहानी के अंत में जब वो मांझे से उसको छुड़ा देता है, उसने पंख को मंझे से छुड़ाने की कोशिश की, तो उल्लू ने पंख जोर से फड़फड़ाया। चंद्रू डर के पीछे हट गया। दूसरी नस्लों के बारे में वह कितना कम जानता है। क्या उल्लू काटते हैं? अपनी ही बुजदिली पर वह मुस्कुराया, मगर फिर उल्लू दोबारा नहीं हिला और चंद्रू ने मंझे को काट दिया। जी, तो बहुत मानीखेज पंक्तियां हैं। जी हाँ, दूसरी नस्लों के बारे में जानना तो दूर, हम अपनी नस्ल के बारे में बहुत कम कम जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी इस किताब पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।